तुम लोग को पिछले पार्ट 28 में केमिस्ट्री 9th वाला पहला चैप्टर वाष्पन इवेपोरेशन को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करे, तो उसमें 5 पॉइंट लिखाए थे, जिसमें 2 पॉइंट की चर्चा पिछले पार्ट में हो चुकी है। बचा हुआ 3 पॉइंट देखो। द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ सब आदमी जानता है। जैसे देख लो, ये मोबाइल है ना, तो मोबाइल का ये पहला पृष्ठ है ना। जैसे कॉपी का, किताब का हम लोग पृष्ठ पेजिंग करते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, तो ये पहला पृष्ठ है ना जी। इस और दूसरा पृष्ठ हो गया, इसको पृष्ठ कहेंगे। समझ रहे बात को। इसके बाद आ जाओ, ये भी पृष्ठ है, तो मेंसुरेशन में पढ़ेंगे घन, क्यूब, घनाभ, तो सब में इसकी चर्चा होगी कितने पृष्ठ होते हैं। तो जैसे इस मोबाइल का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है कि बोर्ड का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है? बोर्ड का ज़्यादा है। तो अब इसको ऐसे समझो, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग गिलास में पानी रखे या कोई भी द्रव रखे, ईथर रखे, पेट्रोल रखे, कुछ भी रखे, तो गिलास में जो पानी रखते हैं तो ऊपर में एक सतह पृष्ठ तैयार होता है, दिमाग में लाओ, होता है ना? हाँ, द्रव का। तो जो पृष्ठ तैयार होता है उसका क्षेत्रफल बर्तन के अनुसार घटता बढ़ता रहता है ना, ऐसी बात। तो एक भींगे कपड़े को लो, जो लपेटा, एक कपड़ा लपेटा हुआ है, लपेट करके हम लोग कपड़ा को बेलनाकार रूप दे देते हैं पानी निचोड़ने के लिए, तो इसको कहेंगे बिना ये लपेटा हुआ कपड़ा, इसको फैला दो तो बिना लपेटा हुआ कपड़ा। तो दोनों स्थिति में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा? एक कपड़ा लिए, जैसे ये मिटाने वाला है, ये उदाहरण कल दूसरे पार्ट में भी दिए थे। ये मान लो साफ करने वाला है ना, पानी में इसको भिंगा देंगे तो ये हो गया लपेटा हुआ कपड़ा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका पृष्ठ है कौन सा? तो इसको ऐसे समझो, मार्कर जो है, ये पृष्ठ जो है वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है ना। तो वक्र रेखा और सरल रेखा तो ज्योमेट्री में बतलाए हैं। तो ये वक्र पृष्ठ है, ऐसा पृष्ठ जो वक्र है। ये पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल एक समान है, समतल, सम मतलब समान, तल मतलब पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जो एक समान हो। तो एक होता है वक्रीय पृष्ठ, एक होता है जो वक्रीय नहीं हो, बिल्कुल प्लेन जैसा हो। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर एक भींगे हुए कपड़े को हम लोग लपेट करके ऐसे सूखने के लिए दे दे, तो देखो, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी जो भी है, इसको फैला देंगे तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल देखो बहुत नहीं बढ़ गया, इधर से भी बढ़ जाएगा, है ना, ऐसी बात। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पन की क्रिया तेज होती है। क्यों तेज हो जाती है? अब जैसे ये मान लो कोई आयताकार कपड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल ये हो गया। एक बड़ा कपड़ा लो, ये भी आयताकार है, तौलिया है मान लो, तो दोनों में क्लियर है, दाईं ओर वाला का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो इसके इस पृष्ठ पर कणों की संख्या, जल ये भींगा हुआ है, इसको पानी निचोड़ दिए, इसका भी पानी निचोड़ दिए, तो इसका क्षेत्रफल कम है। ABCD एक आयताकार कपड़ा है, ये मान लो PQRS, ये भी आयताकार कपड़ा है, रेक्टेंगल जैसा। तो इसका एरिया PQRS का ज़्यादा है, तो उसके सतह पर, पृष्ठ पर जल के कणों की संख्या बहुत अधिक होगी इसके तुलना में, है इसी बात। तो इससे बहुत अधिक जल के कणों की संख्या होगी, तो इस ये वायुमंडल के संपर्क में जो आएगा, तो इसमें जल के कण, मान लो जल के कणों की संख्या 1 करोड़ है, इसमें 10 लाख है, तो 1 करोड़ कण ये आ गया वायुमंडल के संपर्क में, वायु के संपर्क में। तो इसमें ज़्यादा वाष्पन की क्रिया होगा कि इसमें होगा? दाईं वाला में होगा,
क्योंकि वायुमंडल के संपर्क में पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने पर द्रव के सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर वायु के संपर्क में रहने वाले जल के सूक्ष्म कणों की संख्या बहुत अधिक होती है कम क्षेत्रफल वाले की तुलना में। इसीलिए कणों की संख्या अधिक होगी तो वायु के संपर्क में अधिक है तो वाष्पन की प्रक्रिया अधिक क्षेत्रफल वाले पर अधिक होगा, कम क्षेत्रफल वाले पर कम होगा। कारण समझ रहा है? यानी कि द्रव जो होगा बर्तन के अनुसार ज्यादा बड़ा बर्तन पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पन की क्रिया बढ़ेगी और क्षेत्रफल कम होगा तो वाष्पन की क्रिया कम होगी। इसीलिए जब हम लोग स्नान करते हैं तो अपने कपड़े को लपेट कर नहीं सूखने के लिए देते हैं, बल्कि लपेटा हुआ कपड़ा का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, यानी फैला करके सूखने के लिए देते हैं, तब जल्दी सूखता है एक लपेटा हुआ भींगा कपड़ा। एक बिना लपेटा हुआ भींगा कपड़ा में कौन सा जल्दी सूखेगा? तो लपेटा हुआ से जल्दी सूखेगा बिना लपेटा हुआ। क्यों? क्योंकि बिना लपेटा हुआ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसके सतह से जल के कणों का संपर्क बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक जल के कणों का संपर्क वायुमंडल से होता है और ये वायुमंडल में वाष्पन के द्वारा वाष्पन क्रिया के द्वारा वाष्प में बदलता रहता है। और लपेटा हुआ जो है उसमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण वाष्पन की क्रिया धीमी होती है। तो क्यों फैलाया हुआ कपड़ा जल्दी सूखता है? समझ गया? मान लो एक कुआं है, तालाब है, तालाब से बड़ा झील होता है ना जी, तो झील उससे भी बड़ा होता है तुमको समुद्र। अब बोलो वाष्पन की क्रिया तीनों में, एक तालाब है, एक झील है, एक समुद्र है, सबसे अधिक किसमें होगी? क्लियर है? और यही वाष्पन की क्रिया के कारण बारिश होती है, बादल तैयार होता है। ये सब ज्योग्राफी की बात है। तो इस पॉइंट को समझ गया अच्छी तरह? तो चलो इसको लिख देते हैं। तू लोग एक प्रयोग भी कर सकते हो, समझा ना? इसको लिख दिए हैं तो लोग उतार लो, ठीक है? वही जो समझाए वही बात लिख दिए हैं। द्रव के सतह का क्षेत्रफल यानी द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ती है और क्षेत्रफल घटने पर वाष्पन की क्रिया धीमी होती है। कारण द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर वायु के संपर्क में आने वाले द्रव कणों की संख्या में भारी वृद्धि होती है। क्षेत्रफल बढ़ेगा सतह का तो द्रव के कणों की संख्या में जो वायु के संपर्क में आएगा भारी वृद्धि होगी और अधिक द्रव कण वाष्प बनकर वायुमंडल में विलीन होने लगते हैं। यही कारण है कि भींगा हुआ एवं लपेटा हुआ कपड़ा की तुलना में भींगा एवं फैलाया हुआ कपड़ा जल्दी सूखता है। समझ गया ना? तो इस पर जो एक मतलब प्रयोग बोले कर सकते हो। एक ऐसा प्लेट लो जो लंबा चौड़ा है, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। एक छोटा सा प्लेट लो, इसमें भी तू 50 ग्राम पानी दे दो, इसमें भी 50 ग्राम पानी दे दो, तो सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है? बोलो। इसका। तो दोनों में 50 से 50 ग्राम पानी है, तू धूप में रख दो, देखना इसमें इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण ये अगर वाष्प बन करके 30 मिनट में उड़ जाता है तो ये तुमको 30 मिनट से बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया द्रव का कम है। तो ये पॉइंट समझ गया, इसको उतारो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, वायु का वेग। अगला फैक्टर है वाष्पन को प्रभावित करने वाला वायु का वेग। तो लोग स्नान करके अपना कपड़ा ऐसे जगह पर सुखाने के लिए दो जहाँ पर हवा शांत है। फिर मान लो एक दिन शांत है और एक फैन चला दो। जैसे प्रयोग ऐसे करना है, रूम में ही दो या रूम के बाहर दो। तो एक कपड़ा दे दो तो रूम में, जहाँ पर मान लो यहाँ पर कपड़ा दिए हैं और दूसरा कपड़ा यहाँ है, दोनों भींगा हुआ है, इसका पानी निचोड़ दिए,
नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला दोनों का क्षेत्रफल भी समान है। पानी में भिंगा कर दोनों को निचोड़ दिए हैं। यहाँ पर एक टेबल फैन चला दो तो ये हवा इधर जा रही है ना, और यहाँ पर हवा नहीं जा रही है, इस पर हवा नहीं लग रही है। वायुमंडल का हवा अस्थिर है, ये वायुमंडल का अस्थिर है, लेकिन पंखे के द्वारा इस पर लगातार हवा जा रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पर इस हवा पर वायु जो लग रहा है, वायु का प्रहार हो रहा है, वह तेज है, यानी वायु मोशन में है, गतिशील हवा का प्रभाव इस पर पड़ता है। इस पर शांत हवा का प्रभाव है, कोई हवा नहीं, शांत है। तो इसमें तेज गति से वाष्पीकरण होगा और यह कपड़ा जल्दी सूखेगा इसके तुलना में। इसका संबंध क्या है वायु के? हाँ, तो बतलाते हैं, पहले ये सुन लो। जैसे बहती हुई हवा या तेज हवा में हम लोग भीगे हुए वस्त्र का पानी निचोड़ कर अगर पसारते हैं सूखने के लिए, और शांत हवा में पसारते हैं, तो वायु का वेग जितना अधिक रहेगा कपड़ा उतना ही जल्दी सूखेगा। शांत वायु में कपड़ा देरी से सूखता है भीगा हुआ, और बहती हुई वायु में या तेज वायु में जल्दी सूखता है। उसका कारण क्या है? तो क्षेत्रफल छोटा हो या बड़ा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वायु के वेग बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ती है, वायु के वेग घटने पर वाष्पन की क्रिया घटती है, यानी धीमी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो कल्पना करो ये कपड़ा है, इस कपड़ा को हमने वायु में, बहती हुई वायु में भीगा हुआ था, पानी निचोड़ कर सूखने के लिए दे, तो इसके सतह पर जल के जो सूक्ष्म कण होंगे उस पर वायु के कणों का प्रहार होगा। कहने का अर्थ ये, वायु तो विभिन्न गैसों के कणों का समूह है ना, तो वायु को हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि विभिन्न गैसों का मिश्रण है और ये विभिन्न गैसों के सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। तो वायु के सूक्ष्म कणों का प्रहार जब कपड़ा के ऊपरी सतह पर होगा जिसमें जल के कण उपस्थित हैं, तो उस जल के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। बोलो, कोई व्यक्ति धीरे धीरे जा रहा है, पीछे से कोई अचानक आया इसको ठेलने लगा, तो इसकी गति बढ़ जाएगी। तो वायु का ये जल के जो कण है इस कपड़ा में बाह्य सतह पर सूक्ष्म कण, उस पर वायु, बहती हुई वायु का जब प्रहार होगा उसके कणों का, तो इस पर जो सूक्ष्म कण है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी गति बढ़ जाएगी। तो तेज गति से ये वायु में जाने लगेगा ना, यानी तेज गति से वाष्पन की क्रिया होने लगेगी। कारण समझा? तो इसीलिए शांत हवा की तुलना में बहती हुई हवा में कपड़ा जल्दी सूखता है। और कपड़ा को गोली मारो, सामान्य उदाहरण में पानी का ही उदाहरण लो। अगर 1 महीना लगातार हवा बहे, अप्रैल मई में उत्तरी भारत में लू बहती है, एक प्रकार की हवा है जिसको हम लोग लू कहते हैं, पछिया हवा, अप्रैल मई में तो लोग गौर करना। तो बहती हुई हवा में मतलब हवा की गति जितनी बढ़ेगी वाष्पन की क्रिया उतनी तेज होगी। देखना तू तालाब में, गड्ढा उस सब में पानी जो है, अप्रैल मई में जो तेज हवा बहती है उसमें तेजी से वाष्पीकरण होता है पानी का सूक्ष्म कण उसके कणों के साथ मिलता है। हाँ, पानी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, उस पर जो स्थित कण होते हैं, एक तो द्रव के कण ऐसे ही गतिशील होते हैं, और सबसे ऊपरी सतह पर जो कण होगा वो सीधे वायु के संपर्क में रहता है। तो वायु के कणों से ये टकराता है तो घर्षण बल पैदा होता है, जिसके कारण उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, और ये वायु में इसके सूक्ष्म कण विलीन होते जाते हैं, जिसको हम लोग भाइपर कहते हैं। भाइपर क्या है? पानी का सूक्ष्म कण है, द्रव का सूक्ष्म कण है ना। तो वायु के वेग बढ़ने से वाष्पन की क्रिया बढ़ती है और वायु के वेग घटने से वाष्पन की क्रिया घटती है। निष्कर्ष ये है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वायु की गति जितनी अधिक होगी तो किसी भी द्रव के पृष्ठ का जो कण होता है उस द्रव का कण ये ज़्यादा गतिज ऊर्जा पाएगा वायु के संपर्क में रहने के कारण, और ये तुरंत वाष्पीकरण उसका होने लगेगा, वायु में मिलने लगेगा।
समझ गया? इसको लिखे। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, कोई भी शंका हो, क्योंकि साइंस है। एक बर्तन में पानी लेंगे, वो पंखा के हवा में रख देंगे, ठीक। एक धूप में रखेंगे, सेम पानी, तो किस में ज्यादा वाष्पीकरण? तब सवाल है, तू पंखा तू रूम में रख करके पानी आगे में रखे हो कि धूप में? धूप का प्रभाव अलग है ना, उष्मा बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ता है। तो वहाँ पे वो रूम में रख, दोनों तरह का पानी तू रूम में ही रखोगे, एक के ऊपर पंखा सेट कर दोगे थोड़ा हट करके, तो पंखा जो सेट करोगे तो पंखा के द्वारा फेंकी गई हवा उसमें तो ऑलवेज गति रहेगी ना, तो उसके सामने में रखे हुए बर्तन से पानी का वाष्पीकरण तेज होगा, और जिसके सामने पंखा नहीं रखे हैं उसके सामने नहीं, वो दूसरा रखे हैं, धूप वाला दे डालो उसको हीटिंग। धूप में दोगे, एक ठंडा में दोगे, ये कह रहे हो? एक धूप में रखेंगे, एक पंखा की हवा में। धूपे में नहीं, एक अंदर में रखेंगे और ठंडा में। मतलब एक छाया में रखोगे जी। जिस पर हवा का प्रभाव है, एक धूप में रखोगे जिस पर हवा का प्रभाव नहीं है, यही ना? तो दो तरह का फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, एक को हीट एनर्जी मिल रहा है ज़्यादा और एक को हीट एनर्जी कम मिल रहा है। एक पर वायु के वेग का प्रभाव है, दूसरे पर वायु के वेग का प्रभाव नहीं है। वो हीट एनर्जी में ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों सेपरेट हो गया ना, यानी अलग अलग फैक्टर प्रभावित कर रहा है। अब कहोगे एक आदमी को चाबुक से मारेंगे, एक घोड़ा को मान लो, और कोई एक घोड़ा को मुक्का से मारेगा, तो मारने वाला आदमी कितना बल लगाता है और चाबुक चलाने वाला आदमी कितना बल लगाता है, दोनों दो तरह की बातें हो गई ना। कोई और कन्फ्यूजन है? नहीं ना? तो चलो इसको लिखते हैं। तो वायु का वेग लिख दिए हैं, इसको तू लोग उतार लो। वायु का वेग बढ़ने पर वाष्पन की क्रिया बढ़ती है और वायु का वेग घटने पर वाष्पन की क्रिया घटती है, यानी धीमी होती है। कारण गतिशील वायु द्रव के पृष्ठ पर स्थित कणों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। गतिशील वायु जिसके कारण द्रव के पृष्ठ या तल पर स्थित कण तेजी से सूक्ष्म कणों के रूप में वायुमंडल में विलीन होने लगता है, यानी वाष्पन की क्रिया तेज हो जाती है। तो इसको समझ गया ना? अब नेक्स्ट पॉइंट, ये आर्द्रता के बारे में डिटेल में बतलाने के लिए 15 मिनट का टाइम चाहिए, इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 30 में इसको इसके बारे में बतला देंगे।